Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. तो सवाल ये पूछना चाहिए हमको कि भाई सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स कौन है? इंडिया का डिफेंस बजट क्या है? इंडिया का डिफेंस बजट है 6.8 लाख करोड़, यानी इससे दुगना अमाउंट यूएसए यूक्रेन को दे चुका है। पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा F-16 के साथ और हमको बेचेगा F-35। एक एक्स पेंटागन के जो भाई साहब हैं ये बात कर रहे हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ इंडिया टू डू टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को हमास से कंपेयर कर दिया इन्होंने, एंड ऐसे ही पाकिस्तान बना एक ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट। और वेस्टर्न मीडिया इनकी पूरी व्हाइट वॉशिंग में इन्वॉल्व रहती है। और यह पैराडॉक्स सुनिए कि ठीक है, आईएमएफ कहता है कि भाई हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे बिकॉज दे नीड टू स्टॉप फंडिंग टेरर, ठीक है, पर यूएसए और वेस्ट ने खुद ही वहां पे टेरर फंडिंग चालू की थी कि ये सब करके क्या टेररिज्म डिक्रीज होगा? वो किस लिए और है? वो डिटेरेंस है कि भाई हमको खत्म नहीं कर सकते, हमको खत्म करोगे तो हम आपको खत्म कर देंगे। 2024 में क्या बताया था कि भाई बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया क्या है? पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के बाद जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस बढ़ रही हैं। इंडिया ने सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, एलओसी में फायर्स एक्सचेंज हो रही हैं, और इंडिया में बहुत सारे लोगों का मानना है कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए। पर अगर वॉर होता है तो बेनिफिट कौन करेगा, और ऐसे कौन से लोग हैं जो चाहेंगे कि ये वॉर हो जाए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पहलगाम टेरर अटैक की बात करते हैं। टेररिस्ट के पास जो गन्स थी ये कौन सी थी और कहां से आई थी? तो जो टेररिस्ट गन्स यूज कर रहे थे वो थी अमेरिकन मेड ये M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल्स एंड AK-47। अगर आप थोड़ी भी रिसर्च करोगे तो सिंपली आपको पता चल जाएगा कि AK-47 तो कई जगह मैन्युफैक्चर होती हैं, पर ये जो M4 कार्बाइन राइफल्स हैं जो अमेरिकन मेड है, आपने सोचा कि ये टेररिस्ट के पास कैसे पहुंची? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो पर्टिकुलर राइफल्स हैं जो अमेरिकन मेड हैं, ये ऐसा कई बार हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर में यही राइफल्स पर्टिकुलरली यूज हुई हैं। और पता है क्यों? क्योंकि यही सेम राइफल्स है जो यूएस आर्मी छोड़ गई थी अपने सारे एम्यूनिशन के साथ अफगानिस्तान में। जी हाँ, जब अमेरिका ने विड्रॉ किया 2021 में अफगानिस्तान से, तब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया उनका कि भाई ये तो वेपन्स छोड़ के चले गए। पर अब आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ उन वेपन्स का? ये सारे वेपन्स टेररिस्ट के पास ही पहुंचे हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कश्मीर में ये पर्टिकुलर वेपन्स यूज हो रहे हैं। जो जाफर एक्सप्रेस अटैक था बलूचिस्तान में, वहां पे भी यही सेम पर्टिकुलर राइफल्स उनके पास मिली थी। और जब ये छोड़ गए थी यूएस आर्मी, तब पूरी दुनिया क्या मजाक उड़ा रही थी उनका कि हाँ बेवकूफ लोग कैसे छोड़ गए अपने वेपन्स। हम सब हंस रहे थे, पर क्या हम अब हंस रहे हैं? देखिए, ये बात तो बहुत क्लियर है कि वो क्यों छोड़ के गए थे, ताकि वो यूज हो सके टेररिज्म में और वो पहुंच सके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो यूएस प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उन्होंने बताया था कि भाई पॉलिटिक्स में कोई भी चीज बाय एक्सीडेंट नहीं होती। अगर वो ऐसा होता है तो यू कैन बेट कि इट वाज प्लान्ड दैट वे। और यहाँ पे भी एनालॉजी फिट बैठती है। देयर वाज नो वे कि वो गलती से ये चीज वहां छोड़ गए थे। ये तो एक तरीका हो गया इन कंपनीज का पैसा कमाने का, आर्म स्मगलिंग। ये तो कुछ भी नहीं है। आप इससे ऊपर सोचो, ये कंपनीज कैसे पैसा कमाती हैं? ये कंपनीज कमाती हैं सीधे सरकारों को अपने हथियार बेचकर। पर आप ये पूछोगे कि भाई यूएस जैसी आर्मी जानबूझकर अपने वेपन्स छोड़ के गई? जी हाँ, ताकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास पहुंचे। पर ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि अगर ये वेपन्स जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचते हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट उतना ज्यादा आसान होता है। जितना आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पूरे दुनिया में बढ़ता है, ये वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और पैसा कमाती हैं। तो अल्टीमेट बेनिफिट कोई भी वॉर में या कॉन्फ्लिक्ट में किसका होता है? वो इन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का होता है। क्या आपने ये पर्टिकुलर मूवी देखी है वॉर डॉग्स? आई हाईली रिकमेंडेड कि आप ये देखो, क्योंकि जो भी चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं वो बहुत ही एंटरटेनिंग फॉर्म में ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पर्टिकुलर मूवी आर्म्स डीलर्स के बारे में है जो बहुत ही अमीर हो जाते हैं बस यूएस आर्मी को आर्म्स ही बेचते हुए, वेपन्स बेचते हुए। तो सवाल ये उठता है कि ये वॉर इकोनॉमी है तो सबसे बड़ा बेनिफिट कौन उठाता है इसका? तो सवाल ये पूछना चाहिए हमको कि भाई सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स कौन है? ये देख लीजिए डेटा 2020 से 2024 तक बाय अ मार्जिन ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर आप 1960 से भी डेटा देख लोगे तो भी आपको यही मिलेगा कि भाई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर वॉर का कोई है, जो सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है वेपन्स बेच के, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने वाइस एयर मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव सर के साथ पॉडकास्ट किया था और उन्होंने हमें बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉर्स, वॉर बाय नेसेसिटी, वॉर बाय चॉइस। तो 21st सेंचुरी में कहां कहां वॉर्स हुए हैं ये पर्टिकुलर लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहले तो वॉर इन अफगानिस्तान, इराक वॉर, लिबिया कॉन्फ्लिक्ट, सीरिया, यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, येमेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जो आईसिस के खिलाफ पूरा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था। इसमें एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट हमने नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि वो वॉर है ही नहीं, वो तो एक साइड है, वो है इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है। इन सब वॉर्स में एक चीज कॉमन है, सबके सेंटर पीस पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड इनमें से आपको क्या लगता है कितने वॉर्स नेसेसरी थे? एक्सपर्ट से ही सुन लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यदि देखो तो जो वॉर हुआ था इराक वाला वॉर जो है जो अमेरिका ने किया था, आई फील दैट वाज ए वॉर बाय चॉइस।
वो बताते हैं कि कैसे जो इराक वॉर है वो एक वॉर बाय चॉइस था। इनफैक्ट इस चीज पर तो पूरा एक वीडियो ही बन सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कैसे इराक को फ्रेम किया कि उनके पास हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जबकि इनफैक्ट वहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और उन्होंने जाके वॉर वेज कर दिया, पूरे देश को खत्म कर दिया। तो ये सारे जितने भी थे ये सारे थे वॉर बाय चॉइस। एक पर्टिकुलर क्लिप और देख लीजिए और प्रूव हो जाएगा। Right after 9/11, about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years." तो ऑफ कोर्स सवाल मन में आएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों डिसाइड किया कि उनको इन सारी कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर लड़ना है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हो। पर इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है वॉर इकोनॉमी, क्योंकि वॉर एक इकोनॉमी है। अगर वॉर नहीं चलेंगे तो ये इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का क्या होगा, इनकी तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो हम क्विकली बात करते हैं ये कि ये रशिया यूक्रेन वॉर में ये वॉर इकोनॉमी कहाँ फिट बैठती है, एंड फिर हम आएंगे इंडिया पाकिस्तान पर। ये यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही हमें बताता है कि वो 182 बिलियन वर्थ यानी कि ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ यूक्रेन को दे चुके हैं। भाई वैसे तो फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि 15 लाख करोड़ क्या होता है, उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि इंडिया का डिफेंस बजट क्या है। इंडिया का डिफेंस बजट है 6.8 लाख करोड़, यानी इससे दुगना अमाउंट यूएसए यूक्रेन को दे चुका है। अब आप कहोगे यार कितना दिलदार देश है यार, इतने सारे पैसे दे दिए। अरे बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है इनके जैसे लोग जो वॉर से प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं वो क्या ऐसे दिलदार होंगे? ये सब पैसा कहाँ जाता है? ये सारा पैसा वापस आता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यहाँ की डिफेंस कंपनीज के पास वापस आता है। तो मतलब एक आप ये मान लो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है। यूएस भेजता है पैसा यूक्रेन को इन द फॉर्म ऑफ एड, लोन, जो भी आप कह लो, और फिर यूक्रेन से पैसा वापस आ जाता है यूएस की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। और ये बात खुद उनके जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंथनी ब्लिंकन, वो खुद ही एडमिट करते हैं। ये देख लिए उनका बयान था कि जो 90% ऑफ द सिक्योरिटी असिस्टेंस दैट वी प्रोवाइडेड टू यूक्रेन हैज बीन स्पेंट हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बेनिफिटिंग अमेरिकन बिजनेसेस, वर्कर्स, कम्युनिटीज, स्ट्रेंथनिंग आवर नेशंस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। खुद ही बता रहे हैं वो। और एक और स्टेटमेंट देख लीजिए, ये वहां के सेनेटर हैं मिच मैकोनल, वो बताते हैं कि भाई चाहे जो भी हो, जितना भी पैसा हम यूक्रेन में दे रहे हैं वो आता हमारे पास ही है और यहाँ पे लोगों को जॉब मिलता है उससे। मतलब आप इनकी मानसिकता सोचो, ये लोग कैसे हैं। इन्होंने एक कंट्री को वॉर में भिड़वा दिया रशिया के अगेंस्ट, और हाँ ये यूएस प्लान डी था, ये एक्चुअली एक प्रॉक्सी वॉर है। इसके ऊपर तो हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इन लोगों को कोई रहम नहीं कि वो पूरा देश खत्म हो गया, वहां पे आदमी खत्म है, यूक्रेन में आदमी नहीं है भर्ती करने को फौज में, पर इनको अपने पैसे की पड़ी हुई है। इन शॉर्ट यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। तो भाई यूक्रेन में तो बर्बादी हो गई, पर बेनिफिट कौन कर रहा है? बेनिफिट ये कंपनीज कर रही हैं जो यूएस कंपनीज हैं, और मैं आपको इनके नाम बताऊंगा और साथ ही इनका जो रेवेन्यू है वो भी बताऊंगा। लॉकहीड मार्टिन 67 बिलियन, रेथियन 39 बिलियन, बोइंग जिसका डिफेंस से इनकम है 25 बिलियन, नॉर्थरॉप ग्रुमन 36.6 बिलियन, जनरल डायनामिक्स 30 बिलियन। ये सारे कॉर्पोरेट्स हैं, इनको हर साल दिखाना पड़ता है कि हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, और इनको बोनसेस लेने होते हैं इनके सीईओज को, और इनको अपने शेयर होल्डर्स को भी सैटिस्फाई करना होता है। और ये कैसे चलेंगी ये पर्टिकुलर कंपनीज अगर दुनिया में वॉर नहीं होगा? अब आप देखो, ये तो और भी मजेदार बात है कि ये जो कंपनीज हैं इनके कॉमन शेयर होल्डर्स कौन है। ये 3 नाम आपको सब जगह मिल जाएंगे। ये टॉप 3 शेयर होल्डर्स हैं इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज कंपनीज, ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड। याद रखना ये पर्टिकुलर लोग हैं जो बेनिफिट करते हैं।
एंड ये ऑलमोस्ट मोनोपोली ही है। इससे भी और मजेदार बात आप सुनो, आप जानते हो और कौन है इनके शेयर होल्डर्स, इन पर्टिकुलर डिफेंस कंपनीज के? इनके खुद के नेता। ये तो अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि इनके बेनिफिशियरीज कौन है। एक एग्जाम्पल और देते हैं मजेदार सा, फिर आगे चलते हैं। जब इराक वॉर चालू हुआ था तब वाइस प्रेसिडेंट कौन थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के? ये थे डिक चेनी। ये आदमी ऐसा है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये चेयरमैन था हैलिबर्टन का, और जब वाइस प्रेसिडेंट बन गया तब उसने 7 बिलियन वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हैलिबर्टन को विदाउट एनी बिडिंग, एक बिड भी नहीं कराई गई। तो ये इंडिविजुअल्स, कंपनीज, इनके नेता, ये सब ऐसे प्रॉफिट करते हैं वॉर से, इसलिए इनकी पूरी ताकत रहती है कि भाई किसी तरह दुनिया में वॉर कराते ही रहो। और इजराइल के साथ भी सेम चीज है, वहां पे जितनी भी एड जाती, मिलिट्री एड, ज्यादातर तो वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के पास ही आती है। तो आपको इतना पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा बताने का इसलिए था कि भाई वॉर इकोनॉमी है और इससे कंपनीज और लोग प्रॉफिट करते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक पर वापस आते हैं। भाई एक्सपोर्टर्स में तो हमने देख लिया कौन कौन बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। आप देख सकते हो कि एक्सपोर्टर्स में इन दो देशों का नाम इंडिया पाकिस्तान का तो कहीं है ही नहीं, पर आप इंपोर्टर्स देखो एकदम ऊपर, इंडिया तो नंबर 2 आफ्टर यूक्रेन। तो भाई वॉर से फायदा किसको होता है? जो एक्सपोर्टर है उसको फायदा हो रहा है। अब इस टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया क्या करेगा, ये सवाल है। अगर वो जंग पे जाता है या अगर ना भी जाए, आइदर वे हम अपना डिफेंस बजट तो बढ़ाएंगे ही और पाकिस्तान भी। तो कौन बेनिफिट करेगा इससे? हमने जब पिछले वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यूएसए इंडिया को सपोर्ट करेगा, घंटा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ये भी देखो कैसे इंडियन स्टूडेंट्स को जो वहां पे लीगल हैं, एक्चुअल वीजा के साथ रह रहे हैं, उनको कैसे पैकअप करके भेजा जा रहा है वापस इंडिया। ये पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट कर लेना देशभक्त का। और अगर इतने सीरियस हैं इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में, तो एक एम्बेसडर तो अपॉइंट कर देते अभी तक। हम अमेरिका के लिए सिर्फ कस्टमर हैं, वो हमें वेपन्स बेचना चाहता है, वो अपना ऑयल और ये सारी चीजें, एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है। और आप अमेरिका का खुद तो देखो, खुद तो सराउंडेड है बाय फ्रेंडली नेबर्स एंड ओशंस। इसको तो कोई अटैक करने आ भी नहीं सकता। पूरी दुनिया में वॉर करा के खुद अपनी जेब भरता है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, हमारी इकोनॉमीज ब्लीड करेंगी और ये लोग बेनिफिट करेंगे। और यूएस ने जिस कंट्रीज को सपोर्ट किया है उनकी आप हालत देख लो। सबसे बड़ा एग्जांपल है यूक्रेन, सबसे ज्यादा वेपन्स इसी ने भेजे उसको, और आज के डेट में क्या कितनी बुरी स्थिति है वहां की। और आगे ये भी देखो कि ट्रंप बयान किस टाइप के दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये लोग आपस में निपट लेंगे वन वे और दी अदर, और बता रहा है कि जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है ये तो हजारों साल पुराना है। तो भाई इतने भोले मत बनो। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी को एज सच सपोर्ट नहीं करता, हर किसी को धंधा चाहिए होता है। अगर आप कुछ दे सकते हो तभी सामने वाला आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, समझे ना। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल तो यही है, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा F-16 के साथ और हमको बेचेगा F-35। और ये भी मत भूलना कि पिछले जितने भी वॉर्स थे यूएस ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया था। तो ये बयान सुन लीजिए, ये पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर जब स्काई न्यूज पर इंटरव्यू दे रहे थे, थोड़े एजिटेटेड लग रहे थे उस टाइम पे, तब उन्होंने ये बोल ही दिया कि हाँ पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, पर किसके कहने पर? एट हुज बिहेस्ट? एट द बिहेस्ट ऑफ द वेस्ट। मतलब जो वेस्ट है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सारे देश ये पाकिस्तान को से चाहते हैं कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करे। Now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11. This Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. तो ये बयान बहुत मजेदार है। सबसे पहले तो उन्होंने अग्री कर लिया कि हाँ पाकिस्तान हेल्प करता है टेररिस्ट की, उनको सपोर्ट करता है। आई डोंट थिंक चाहे आप पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो, आपके लिए ये चीज सरप्राइजिंग होगी। पर उसके बाद जो वो कहते हैं वो उससे भी ज्यादा मजेदार है। वो कहते हैं ना, सेइंग द क्वाइट पार्ट आउट लाउड, कि भाई ये जो डर्टी वर्क हम करते हैं किसके लिए करते हैं, हमसे कौन करवाता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने गलत किया, इसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि आप अपना लैंड दो टेररिस्ट को ताकि वो वहाँ पे ट्रेन कर सकें, अपने अटैक्स कैरी आउट कर सकें। ये तो ठीक है, मान लिया। आई डोंट थिंक ये किसी के लिए भी सरप्राइजिंग होगा। पर उसके बाद जो वो कहते हैं, आपको उस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि भाई वो किसके लिए करते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है, कौन कहता है ये सब करो।
वो बता रहे हैं कि ये सारी चीजें, ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही उनको बोलता है करने के लिए, पूरा वेस्ट इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन। और सबसे बुरी बात मैं बताऊं क्या है कि ये पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। अब ये ना एक फ्रैंकेनस्टाइन बन चुका है, एक वायरस बन चुका है, ये शायद इन लोग के भी कंट्रोल में नहीं है। अब पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि एक भाई न्यूट्रल प्रोब कर लो इनटू कश्मीर अटैक्स। अब इससे क्या होगा ये मैं नहीं जानता, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट था जो आपको बताना जरूरी था। पर मेन जो पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है कि भाई ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये बहुत पैसे छापता है, बहुत ज्यादा पैसे छापता है पूरी दुनिया में, जस्ट बाय पुशिंग द वर्ल्ड इनटू वॉर्स। पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चाहता है और अपने हथियार बेचता है। और सबसे भयानक बात, अब ऐसा लगता है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, दे आर लिकिंग देयर लिप्स एंड वो सोच रहे हैं कि भाई इंडिया को भी एक वॉर में घुसा दो। ये देख लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, इंडिया सीम्स टू बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान। और अब ये देखो, एक एक्स पेंटागन के जो भाई साहब हैं, ये बात कर रहे हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ इंडिया टू डू टू पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को हमास से कंपेयर कर दिया इन्होंने। ये पता है क्या है, ये लोग आग लगाना चाह रहे हैं। अब वापस आते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर पे। मीडिया तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वॉर चाहिए, वॉर चाहिए, वॉर चाहिए। ये मीडिया का जो पर्टिकुलर कवरेज है ना, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप ये जाके ये न्यूज लॉन्ड्री का वीडियो चेकआउट करो। इट विल बी आई ओपनिंग। उन लोगों के लिए तो नहीं जो ये बात समझते हैं, पर जितने भी लोग सोचते हैं क्या वॉर कर देना चाहिए, जस्ट गो एंड सी कि जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, मीडिया ने इसका कवरेज कैसे किया है। एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आई गारंटी यू आपके लिए आई ओपनिंग होगा वो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई हमास और पाकिस्तान को कंपेयर करना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। गाजा को पाकिस्तान से कंपेयर करना उससे भी महाबेवकूफ़ी है। और इंडिया को तो इजराइल से कंपेयर करने की सोचो भी मत प्लीज। ये सब तो चल ही रहा है। साथ में आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस क्यों आए थे? इंडिया घूमने आए थे क्या? वो पता है यहाँ सेल्समैनशिप करने आए थे। वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि इंडिया को बेचना चाहते हैं। क्या बेचना चाहते हैं? एनर्जी एंड डिफेंस इक्विपमेंट। ट्रम्प टैरिफ्स, इसके बारे में तो वैसे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, पर ये चाहते क्या है ट्रम्प टैरिफ्स में? ये चाहते हैं कि भाई आप हमसे और गुड्स खरीदो, तभी हम आपकी ना इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे। सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रही ये चीज, ये सेम चीज वियतनाम में भी की जा रही है। और आप देखना है जहां जहां भी जाएंगे ना, ये लोग ये यही कहेंगे अपना डिफेंस इक्विपमेंट ही बेचेंगे। भाई यूएसए की इकोनॉमी को चाहिए, वॉर चाहिए उसके। इट्स लाइक अ ड्रग फॉर देम। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर मे बी देयर इकोनॉमी विल कोलैप्स, या एटलीस्ट जो इनके ये डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो यूएस इकोनॉमी को जॉब्स भी देते हैं, ये तो डेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर दुनिया में वॉर्स खत्म हो जाएगी तो। अब क्रोनोलॉजी थोड़ी सी समझिए। 9/11 होता है, ठीक है, उसके बाद यूएस स्टार्ट कर देता है वॉर अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ये 2001 में चालू होती है प्रॉपर वॉर। फिर उसके बाद इराक वॉर चालू हो जाती है 2003 में। फिर उसके बाद लिबिया, सीरिया, फिर आप आगे और आ जाओ तो ये जो अफगानिस्तान वॉर है ये 2021 में ही खत्म होता है। और ये पता है अफगानिस्तान में क्यों थे इतने टाइम? क्योंकि ये वहां के जो रिसोर्सेज थे ना, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ रिसोर्सेज हैं। और जैसे ही अफगानिस्तान वॉर खत्म होता है, सारे एक्सपर्ट्स ये सोच रहे थे कि भाई यहां से तो विड्रॉ कर लिया, वेरी गुड, पर अब दूसरा वॉर कहां स्टार्ट होगा? और हो गया, 2021 में विड्रॉ किया, यूक्रेन वॉर चालू कर दिया उसके बाद। और हाँ, ये एक रशिया और यूएस का प्रॉक्सी वॉर ही है। इस पे हमने तो एक पूरा वीडियो बनाया है, आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। अब भाई ट्रम्प तो ये कह ही चुके हैं कि जो प्रॉक्सी वॉर है इसको तो ये खत्म करवा के रहेंगे। पर भाई अगर वो वॉर खत्म हो जाता है तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने आर्म्स किसको बेचेंगी? तो भाई उनको चाहिए, वॉर्स चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। और अगर ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये अगर यूक्रेन को नहीं बेच पाता वेपन्स, और अब तो यूरोप भी कह रहा है कि हम लोकली ही परचेज करेंगे, यूरोपियन यूनियन में ही आपस के देशों में, और अब ये यूक्रेन को, यूरोप को तो अच्छे से निचोड़ ही चुके हैं, तो इनको तो भाई दूसरी जगह एल्सवेयर इन द वर्ल्ड इनको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट यूएस को फेवर करता है क्योंकि वो है बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स एंड ऑल्सो द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। ये मैं ब्रीफ रखूंगा इस पार्ट को, इस पे तो पूरा वीडियो ही बनाया जा सकता है, पर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जितने भी मोस्टली जो आप सुनते हो ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया में हैं, इसको अमेरिका ने ही बनाया है। तो जब सोवियत यूनियन था और वो अफगानिस्तान को इन्वेड करना चाहते थे कोल्ड वॉर के दौरान, ये 1980s की बात है, तब यूएसए ने जाके मुजाहिदीन को सारे वेपन सप्लाई किए। और कैसे किए? पाकिस्तान के थ्रू, वहां की जो आईएसआई है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उनके थ्रू। और इसी बात के लिए तो वो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि भाई ये रॉन्ग मूव हो गया हमारे पार्ट पर, क्योंकि हम उस तरीके से उन्होंने यूएसए को वहां पे इंटरफेयर करने दिया, जिससे टेररिज्म एक्चुअली ब्रीड हुआ पाकिस्तान में। ये कैसे यूएसए ने पूरा किया गया, ये तो बहुत अच्छे से बताते हैं कि हाँ हमने ऐसे किया। चार्ली विल्सन एक मूवी है टॉम हैंक्स की, उसको देख लेना। अब जब सोवियत यूनियन विड्रॉ कर गया, उसके बाद अफगानिस्तान में हो गया सिविल वॉर, पर यूएसए ने कंटिन्यू किया आईएसआई के थ्रू अपने पैसे भेजना। और इससे ऑफ कोर्स बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एंड प्रोबेबली द आर्मी आल्सो, उन्होंने करप्शन के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा कमाया होगा। एंड ऐसे ही पाकिस्तान बना एक ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट, और ये आज तक नहीं रुका है। तो जब अफगानिस्तान में सिविल वॉर हुआ, तब सिविल वॉर के दौरान 2 पार्टीज बन गई उसमें, अलकायदा
और तालिबान। ऑल ऑफ दिस टाइम यूएसए कंटिन्यूसली पैसे फंड कर रहा था। तो अब आप मुझे बताओ कौन है रिस्पॉन्सिबल अलकायदा के लिए, तालिबान के लिए, एंड किस एंटिटी ने उनको पैसे दिए? और सिर्फ इतना ही नहीं, आईसिस का तो सुना होगा, आईसिस, आईसिल, ये कैसे पैदा हुए? ये आर्टिकल हमें बताता है कि जब यूएसए ने इराक को इन्वेड किया 2003 में, उसी के बाद में ही आईसिस बना। यहाँ पे इतना साफ साफ तरीके से लिखा गया है कि जो आईसिस है ये अपने पैसे कमाता था ऑयल से और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्टाइल रैकेट से। पर 2011-12 में जब ये जरिए नहीं थे पैसे कमाने के लिए, तब पता है इनके पास फंडिंग कहाँ से आती थी? सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत। और ये कौन है इनके एलाइज? इनका सबसे बड़ा एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्या अमेरिका को ये चीजें पता नहीं थी कि सऊदी, कतर और कुवैत पैसे भेज रहा है आईसिस बनाने के लिए? और यहाँ पे रीजनिंग भी दी गई है कि ऐसा क्यों किया गया। ये सब किया गया असाद की रेजिम को खत्म करने के लिए सीरिया में। तो आईसिस अपने पैसे कैसे कमाता है? ऑयल से, ठीक है, और वहां पे और भी जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज होंगे उन टेरिटरीज में जहां ये कंट्रोल करता है। और किससे वेपन्स खरीदता होगा ये तो आप गेस ही कर लो। अब आप कहोगे कि यार इतना तो बता दिया, थोड़े और प्रूफ बताओ। तो ये एक लीक्ड ईमेल देख लीजिए। ये जेक सलिवन, जो रिसेंटली ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने ईमेल लिखा था हिलरी क्लिंटन को, जो उस टाइम पे थी फॉरेन मिनिस्टर वहां की। और ईमेल कहता है AQ इज ऑन आवर साइड इन सीरिया। तो मतलब ये बात तब की चल रही है जब सीरिया वॉर चल रहा था, और AQ मतलब अलकायदा। पर असलियत पता है क्या है? उनको फर्क भी नहीं पड़ता। आप क्या सोचो, दुनिया क्या सोचे, अब तो वो इस चीज में इतने डीप घुस चुके हैं टेररिज्म को फंड करने के लिए कि उनको घंटा फर्क पड़ता है। एक और फर्दर प्रूफ के तौर पे ये देख लीजिए, जब असाद की रेजिम जो सीरिया में थी वो कोलैप्स हुई, तो उसको सपोर्ट किसने किया था? ये बताते हैं कि HTS है। पर ये HTS क्या है और ये अल जुलानी क्या है? ये अल जुलानी अलकायदा का ही पार्ट था। और इनफैक्ट नेतन्याहू तो बहुत खुश भी था इस बात पे, और एकदम फुली आगे पहुंच गया क्रेडिट लेने के लिए फॉर गेटिंग रिड ऑफ असाद। तो ये जो सीरिया का भी रूलर बना बैठा है, सो कॉल्ड रूलर है तो पपेट ही, ये जो बंदा है अल जुलानी, ये था कौन? ये बेसिकली था अलकायदा में। अलकायदा से आईसिस आया, आईसिस से इसने फिर HTS बनाई, और ये पूरा पपेट ही है। अब आप मुझे ये बात बताओ कि अगर ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये अगर इजराइल के खिलाफ इतने हैं, यहूदियों के खिलाफ इतने हैं, एक भी अटैक किया इन्होंने इजराइल के खिलाफ, और वेस्टर्न मीडिया इनकी पूरी वाइट वॉशिंग में इन्वॉल्व रहती है। कहाँ एक बंदा जिसको माना जाता है कि वो सर काट देता था लोगों के, उसको एकदम सूट वूट बना के ऐसे बता रहे हैं कि हाँ भाई ये तो हो गया एक चेंज्ड मैन। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को। थोड़ी मतलब दाढ़ी बना के और अपना सूट वूट पहन के एक कोई एक्सट्रीमिस्ट बंदा मॉडरेट इंसान बन जाएगा क्या? आप बताओ मुझे। और ये भी सुन लीजिए, जो हमास है, जिसको ये लोग बोलते हैं कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, किसने पैदा किया हमास को? किसने पैसे भेजे? इजरायली मीडिया खुद बताती है कि नेतन्याहू ने पैसे भेजे, इजराइल ने पैसे भेजे। नोम चॉम्स्की एक बहुत ही रिनाउंड नेम है। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप उनको जाके चेकआउट करो। उनको ना कभी भी वेस्टर्न मीडिया से कोई कवरेज नहीं मिलती, क्योंकि वो सच बोलता है वो इंसान। वो खुद ही कह रहा है कि जो रेडिकल इस्लाम है ना, क्यों यूएसए इसको सपोर्ट करता है। तो ये सब बताने का मकसद था कि वॉर एक इकोनॉमी है, जैसा कि उन्होंने मूवी में बताया। और अगर कोई भी ऐसा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो या तो वो स्टूपिड है या वो इस चीज से फायदा उठा रहा है, पैसा खुद ही कमा रहा है। अब आप ये कंसिडर करो कि जो यूएसए है इसने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक सॉर्ट ऑफ एक सैटेलाइट स्टेट ही बन चुका है वेस्ट की, जो वहां से पैसे लेता है इन द फॉर्म ऑफ फंडिंग, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, जो देती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैं जानता हूं हमारी काफी ऑडियंस यहाँ पे पाकिस्तान से भी है। मेरा तो आपसे पूछना है कि भाई IMF से इतने सारे पैसे आए, आप ही हमें कमेंट में लिख के बता दो, कहीं उससे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, इन सब बनाने में वो खर्चा हुआ, या करप्शन ही पूरा पेल गई वो पूरा पैसा? तो जो पाकिस्तान है वो बेसिकली डेट ट्रैप में फंस चुका है, एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट बाय इन्वॉल्विंग चाइना, बट ये एक अलग ही टॉपिक है, उसको आगे कवर करेंगे। तो ये IMF क्या है भाई, इसको रन कौन करता है? तो ये एक USA कांग्रेस का पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही देख लीजिए। वो बताता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो फाउंडिंग मेंबर है ऑफ IMF एंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर। इनफैक्ट USA ही एक ऐसा देश है जिसके पास वीटो पावर है। तो क्या समझे, अमेरिका रन करता है IMF, और अगर पाकिस्तान उनकी नहीं सुनेगा तो IMF पैसे देना बंद कर देगा, बैंकरप्ट कर देगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल कि पाकिस्तान इज नॉट अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट, बिल्कुल भी नहीं। पर हम आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक प्यादा है। पर ये जो जितना भी रूट कॉज है पूरे टेररिज्म का, ये जितने भी फंड आते हैं, ये डेफिनेटली वेस्ट से ही आता होगा। और अब तो उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ही ये बात बता रहे हैं। जो देश पूरे मिडिल ईस्ट को, वेस्टर्न एशिया को एकदम हिला के रख सकता है, उसके लिए यहाँ पे इधर उधर कोई कॉन्फ्लिक्ट कराना बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स
मैं एक ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि कहीं भी आपको आर्टिकल ये नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान में जितना भी टेररिज्म है उसको यूएसए फंड करता है, पर अब उनके डिफेंस मिनिस्टर ने आके बता दिया है और हमने आपको उसका इकोनॉमिक्स से पूरा रीजन बताया है कि क्यों वो ऐसा करते हैं। तो भाई बहुत सिंपल बात है, उनको हर जगह डिस्टेबलाइज करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने हैं ताकि वो अपने वेपन्स बेच सकें। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे बैड एलिमेंट होंगे जो चाहते हैं कि इंडिया को खत्म कर दें, तो क्या हमारे यहाँ पे मीडिया पे और टॉकिंग हेड्स ये सब बात नहीं करते क्या? देखो पाकिस्तान इकोनॉमी की जो हालत है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे इतने सारे पैसे हैं कि वो कंटिन्यूसली टेररिज्म को फंड करते रहें। ये वेस्ट है जो फंड करता है प्रॉबेबली, ठीक है ना। हम आपको फॉर सर्टेनिटी नहीं बता सकते, पर ये हमारा ओपिनियन है, और उन्हीं के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है। एंड इसी वजह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। वो इसीलिए नहीं सपोर्ट करते क्योंकि भाई ये हमारे दोस्त लोग हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काम है केओस फैलाना, डिस्ट्रक्शन फैलाना, यही उनको आता है। इराक, लिबिया, सीरिया, यूक्रेन एग्जाम्पल्स हैं, एंड इनफैक्ट आई वुड से पाकिस्तान भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। और ये आप पैराडॉक्स सुनिए कि ठीक है, आईएमएफ कहता है कि भाई हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे बिकॉज दे नीड टू स्टॉप फंडिंग टेरर, ठीक है, पर यूएसए और वेस्ट ने खुद ही वहां पे टेरर फंडिंग चालू की थी। इसमें एक और एंगल जो बहुत है इंपॉर्टेंट कंसिडर करना, वो है बलूचिस्तान का। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिससे वो पूरी दुनिया में ट्रेड आसानी से कर पाएगा, उसके लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और वहाँ का जो पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी टेररिज्म पाकिस्तान में होता है, और वो जो इतना हीनियस अटैक हुआ था जाफर एक्सप्रेस पे, वो सब चाइना को हर्ट करता है। एंड इनफैक्ट वहाँ पे ऐसे भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं जिसमें चाइनीज नेशनल्स भी मारे गए हैं। ये तो मत भूलना कि वहाँ पे जो वेपन्स यूज हुए थे उस पर्टिकुलर अटैक में, दे वर द सेम जो यूएसए छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, एंड वो सेम थे जो यहाँ पे पहलगाम के अटैक में यूज हुए थे। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तानी मीडिया खोल के देख लोगे या वहाँ के कुछ लोगों से बात करोगे, तो वो भी आपसे कहेंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर अटैक हुआ था बलूचिस्तान में, उसमें इंडिया का हाथ था। ऑफ कोर्स एज एन इंडियन आई डोंट बिलीव दैट। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हमारा देश टेरर फैलाएगा पूरे देश में, अपने चाहे बेनिफिट उसका हो या ना हो। आई डू नॉट बिलीव दिस एट ऑल। पर यूएसए के पास तो पूरे इंसेंटिव्स हैं ना वो करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चाइना का स्टेक है। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं इनटू पाकिस्तान, और यूएस तो ये करता ही है, टेरर एक्सपोर्ट करता ही है वो। अब आप समझे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये गेम ही खेलता है। अब ऑफ कोर्स आपको कोई डायरेक्ट अगेन कोई आर्टिकल नहीं मिल जाएगा कि हाँ जो बलूचिस्तान टेरर अटैक हुआ था वो यूएसए नहीं कराया था। अभी नहीं पता चलेगा, फ्यूचर में पता चलेगा। और ये जेफरी सैक्स खुद ही बताते हैं, इनफैक्ट इंडिया को तो वो वार्न कर ही चुके हैं कि ये गेम होती है जो यूएस प्ले करता है, और बहुत ही डेंजरस गेम होती है। अगर उनका कहीं मान लो मिलिट्री बेस नहीं होता ना, जैसे इंडिया में नहीं है, तो वो आपको एक एनिमी ही मानते हैं। न्यूट्रलिटी उनके लिए एक डर्टी वर्ड है। If you played the game of Risk as a child, like I did, this is the U.S. idea, to have the peace on every part of the board. Any place without a U.S. military base is an enemy, basically. Neutrality is a dirty word in the U.S. political lexicon. Perhaps the dirtiest word. और इंडिया में तो हम कहते ही है ना कि हम तो न्यूट्रल हैं, तो व्हाट डज दैट मेक अस फॉर देम? मतलब हम उनके लिए एक एनिमी ही हो गए। और वो ऑलरेडी पहले जब इंडिया में आए थे तो कॉशन कर चुके थे इंडिया को कि भाई ये जो पर्टिकुलर डेंजरस गेम है यूएस की और चाइना का जो बीच में टैरिफ वॉर है, इसके बीच में पिचक मत जाना। अब इंडिया पे अगर वापस आए तो जो हमारा मीडिया कह रहा है और जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, वो बताते हैं कि इंडिया के पास ये वेपन्स हैं, वो वेपन्स हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई मेरे पास ना इन लोग के लिए कुछ सवाल हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप बताते हो कि आप आर्मी से हो, तो इंडिया के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? आपको इसके लिए एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि अगर आप कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन या वॉर करते हो तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। उसके बाद आप ये बताओ कि भाई इंग्लिश में कहावत है थिंक ऑफ द डे आफ्टर, कि भाई आजकल की मत सोचो, परसों क्या होने वाला है वो सोचो। तो परसों हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए हमारे और पाकिस्तान के बीच में। और एक और जो बहुत अहम सवाल है जो ये लोग बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर रहे, कि क्या चाइना इस सब से दूर रहेगा। चाइना ऑलरेडी कह चुका है कि वो बहुत ही कड़ी नजर लगाए बैठा है एंड वो इस चीज से दूर नहीं रहेगा, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और एक और जो फाइनल सवाल मैं पूछना चाहता हूं इन एक्सपर्ट से, वो ये है कि ये सब करके क्या टेररिज्म डिक्रीज होगा? मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, और इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं कि जहां कहीं भी वॉर छेड़ी गई है तो उससे टेररिज्म बढ़ा ही है, घटा नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को राजी किया मैं वन ऑफ दी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का वीडियो देखूं, ये गौरव आर्या का। तो उसमें उसने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताया, और ऐसे बताया कि भाई हाँ नलका ही बंद कर दिया अब तो। भाई कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें जो कंसिडर करने की है, जो उसने बताई, बट उसने ऐसे कर दिया कि नहीं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे पहले ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसका ब्रोकर है वर्ल्ड बैंक, वो बीच में है, मीडिएटर है।
इसका मतलब इंडिया यूनिलैटरली उसको सस्पेंड नहीं कर सकता, उसको कैंसिल नहीं कर सकता। और वर्ल्ड बैंक का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वो ट्रीटीज को ऐसे कैजुअली लेता है। भाई पूरी दुनिया ट्रीटी पर चलती है और आप डेफिनेटली ऐसा देश नहीं बनना चाहते जो ट्रीटी को मानता ही नहीं है। ऐसे करोगे तो कोई आपके साथ बिजनेस ही नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अहम सवाल, कि भाई ये नलका बंद करने जैसा नहीं है। अगर आप कोई भी डैम वैम बनाते हो तो कम से कम 10 साल लगेंगे। और अगर आप फिर भी इतने पैसे और वो लगाने के बाद भी अगर आप कोशिश भी करते हो उसको बंद करने की, तो पता है क्या होगा? ये पर्टिकुलर रिपोर्ट चेकआउट कर लीजिए। ये बताता है कि वहां पे इतना पानी है, ऑलमोस्ट 117 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ये पूरा फ्लो ऑफ वाटर इंडिया कहाँ ले जाएगा? और अगर उसको रोकता भी है तो पता है पूरे कश्मीर वैली में ऑलमोस्ट 7 मीटर्स तक पानी भर जाएगा। तो ये जो भी ये बात कर रहे हैं ना, इंडस वाटर ट्रीटी, ये वो, और ये आपको एक्सपर्ट्स बता नहीं रहे हैं, असलियत उसकी ये है। और चाइना का तो एस्पेक्ट हम लोग हमेशा भूल ही जाते हैं। भाई चाइना हैज इमेंस इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, और चाइना भी ना हमारा स्क्रू टाइट कर सकता है। वो ये ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोक सकता है। फिर क्या करोगे आप? रिटायर्ड जनरल GD बख्शी ने तो पूरा वॉर गेम ही कर दिया ये, एंड इनफैक्ट काफी अच्छे से वॉर गेम किया, आई वुड बिलीव। इनफैक्ट वो न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गए, बिकॉज ऑफ कोर्स वॉर गेम करोगे तो अल्टीमेट सिनेरियो यही हो जाएगा। और सबसे पहले उन्होंने चाइना को तो इग्नोर ही कर दिया, ठीक है, विच इज अ बिग फ्लॉ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। पर एंड में उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हमारे पास भी हैं, हम फोड़ देंगे पूरे पाकिस्तान में, 700 साल तक कोई फसल नहीं उग पाएगी। पर ऑफ कोर्स वो बात नेशनल टेलीविजन पे कर रहे थे, तो वो अपना ना वॉर गेम कंप्लीट नहीं कर पाए। मैं कंप्लीट कर देता हूँ। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर आप कोई भी ऐसा मूव करोगे जिससे पाकिस्तान में 700 साल तक फसल नहीं उगेगी, तो इंडिया में भी नहीं उगेगी। न्यूक्लियर बॉम्ब डिटेरेंस ही तो है। वो किस लिए और है? वो डिटेरेंस है कि भाई हमको ख़त्म नहीं कर सकते, हमको ख़त्म करोगे तो हम आपको ख़त्म कर देंगे। यूज़ देम और लूज़ देम, यानी या तो आप अभी यूज़ कर लो, नहीं तो अपोजिशन बॉम्ब आके उसको फोड़ देंगे, आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये मेंटालिटी सब रखेगा, इंडिया भी रखेगा, पाकिस्तान भी रखेगा, पूरी दुनिया रखेगी। पर अब ये जो पर्टिकुलर बात चल रही है कि हमारे मीडिया पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे अदरवाइज क्या हो रहा है, तो इसमें ये बात भी करनी ज़रूरी है कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 में क्या बताया था कि भाई बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया क्या है। जितने भी हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पॉज करके जरा कमेंट करो, व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया इज नॉट टेररिज्म, कोई महामारी या कुछ नहीं है, बट द बिगेस्ट थ्रेट इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपको इससे बच के रहना पड़ेगा। नफरत फैलानी ना सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आसान है, और व्यूज़ बटोरने के लिए बहुत सारे लोग यही करते हैं। पर जो कोई भी बात अगर सेंसिबल करता है तो उसको तो नज़रअंदाज ही कर दिया जाता है, और लोग इस चीप एंटरटेनमेंट की तरफ चल देते हैं। और हो सकता है व्यूज़ के अलावा कोई और एजेंडा भी हो, बट वी आर नॉट अवेयर। बट वी विल ऑलवेज ट्राई कि हम आपको फैक्ट्स बताएं। जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं जो हेट्रेड फैलाते हैं, ये बिल्कुल भी शांति की, पीस की, सोसाइटी की बेटरमेंट की बात तो यहाँ होती ही नहीं है। बच के रहिएगा इन सब से, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो भाई वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा? ये बात तो बहुत क्लियर है, और सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि पाकिस्तान वॉर नहीं चालू करेगा, अगर करेगा तो इंडिया करेगा। अगर वॉर होती है तो भाई पाकिस्तान तो पूरा यूक्रेन ही बन जाएगा। एंड ये भी बताना ज़रूरी है कि यूक्रेन पाकिस्तान के बीच में हम कहाँ कोरिलेशन ले रहे हैं, तो वो इसलिए है कि यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा डेट है, पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा डेट है, चाहे जिस भी कंट्री से पर्टिकुलर हो। एंड यूक्रेन अपना पूरा फार्म लैंड, जितने भी रिसोर्सेज थे ना, वो सारे गिरवी रख चुका है वेस्टर्न कॉर्पोरेशंस को, वो ऑलरेडी खरीद चुके हैं ये। और उसमें ऑफ कोर्स एक पार्ट अभी हमने एनालाइज नहीं किया है, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी लेयर्स होती हैं। वो ये है कि क्या चाइना चुपचाप बैठेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो तो खुद ही बोल चुका है। इसको हम एक लेटर वीडियो में एनालाइज करेंगे। हम यहाँ पे चाह रहे हैं आपको ये बताना कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो पर्टिकुलर क्या चाहेगा इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट से, एंड हमें क्यों नहीं फंसना चाहिए इसमें, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान अहम है, वो चाइना को यूक्रेन नहीं बनने देगा। तो पाकिस्तान की बात कर ली, इंडिया का क्या होगा? इंडिया भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, हमारी भी हालत बहुत पतली हो जाएगी। हम कोई रशिया नहीं है। वॉर लड़ने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो डिफेंस इक्विपमेंट, वो हम बनाते नहीं हैं। हम तो इनफैक्ट यूक्रेन के बाद बिगेस्ट इंपोर्टर हैं। अगर कुछ भी वॉर होती है तो हम हो जाएंगे बिगेस्ट, ठीक है ना। दूसरा, हम चाहिए होता है तेल। आपको वॉर लड़ने के लिए आपको सप्लाई करना पड़ेगा अपनी सारी मशीनरीज को विद पेट्रोल। तो रशिया और इंडिया का इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग वॉर्स कोई कंपैरिजन नहीं है। जब वहां पे वॉर होता है, जैसे अभी चल रहा है, तो रशिया खुद डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है, वहां के लोगों को जॉब्स मिलेंगी। और भाई वॉर इसलिए नहीं चाहिए इंडिया को, क्योंकि अगर वॉर होगी तो ये जितना सारा पैसा जो जाएगा वेस्टर्न कॉर्पोरेशंस के पास, में भी रशियन कॉर्पोरेशंस के पास, इनटू बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट, वो पैसा हमारे यहाँ पे खर्च होना चाहिए ना। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना चाहिए, हमारे यहाँ पे एजुकेशन में खर्च होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। और पॉजिटिव इंपैक्ट पता है कहां देखने का मिलेगा इसको? इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा बैलेंस शीट्स में। ये सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की बैलेंस शीट्स में देखने को
को मिलेगा उनके रेवेन्यू में, जब हमारा पैसा वहां चला जाएगा। इसलिए हमें वॉर नहीं चाहिए। पर हमें क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हमने पूरा सिनारियो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे हमने एक्शनेबल स्टेप्स भी बताए हैं, और वो हमारे नहीं हैं, वो हैं वाइस एयर मार्शल, रिटायर्ड वाइस एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, उनके हैं। इसमें साथ में हम ये और पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे कि भाई इंडिया के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। शायद आपने इन चीज़ों के बारे में ना सुना हो, पर पहलगाम में तो टूरिस्ट पर अटैक हुआ है। इससे पहले जम्मू में कितने और सारे अटैक्स हो चुके हैं। अभी तो ये देखना ज़रूरी है कि ये टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन कितना है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर तक सीमित है? आई होप। अगर नहीं तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट हमारे लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करेगी। वो ऑलरेडी एग्री कर चुकी है गवर्नमेंट की, एक बार चूक हो चुकी है, आगे ये चूक नहीं होनी चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप ये देख लो कि हमारे देश में, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है। ये तो रिसेंटली ही खबर है, ये मध्य प्रदेश की है, कि कैसे पुलिस वालों को ड्रंक लोगों ने चाटे वाटे मार दिए, उन्हीं को पीट दिया। अरे भाई, पुलिस जब नॉर्मल हुलिगन से डील नहीं कर पा रही है, लोकल गुंडों से नहीं डील कर पा रही, तो टेररिस्ट से क्या खाक डील करेगी? ये देख लीजिए, एक सब इंस्पेक्टर था इंदौर में, उसने तो सिर्फ कार रोकी चेकिंग के लिए, उसी को पेल दिया इन्होंने, गुंडों ने। लोकल गुंडे नहीं हैंडल हो रहे हमारी पुलिस से। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ये हाल है कि बिहार में एक झूठा पुलिस थाना चलता रहा, वो लोगों से पैसे लूटते रहे, और असली पुलिस को पता चला 8 महीने बाद। सबसे खराब बात तो ये है कि ये जो फेक पुलिस थाना था, ये 500 मीटर दूर था असली पुलिस थाने से। तो अगर कहीं टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन है तो क्या खाक इस पुलिस को पता चल पाएगा? तो सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करने की जरूरत है। एक और जो अहम बात वो है कि हमारे बीच में कम्युनल डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसको सबसे पहले एड्रेस करने की जरूरत है। ये पर्टिकुलर टेररिस्ट की टैक्टिक ही थी। वो तो अभी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होंगे इंडिया में ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट्स हुए उनको देख के, कि कैसे कश्मीरी स्टूडेंट्स जो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में रहते हैं, उन्हें वहां पे थ्रेटन किया जा रहा है। जितने भी लोग ये सब कर रहे हैं ना, मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज ऐसा मत करो। टेररिस्ट यही चाहते हैं। इसलिए ध्रुव राठी की तरह हम भी सपोर्ट करते हैं भारतीय एकता जिंदाबाद। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी एकता बनाए रखें, इसलिए भारतीय एकता जिंदाबाद। और जहां तक वॉर का सवाल है, आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हो। वी आर ऑलवेज अगेंस्ट एनी वॉर। हम भारतीय हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रॉस्पर करे, तरक्की करे, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी टैक्स पेयर का पैसा है वो यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट में यूज हो, हमारे जमीन पर यूज हो, इंडिया में यूज हो, किसी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में ना जाए। एंड मैं इस चीज़ के साथ करना चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग हो जो गर्म होके एकदम चाह रहे हो कि वॉर हो जाए, आई वुड से थिंक अगेन। दुनिया की पॉलिटिक्स को समझो, आज के डेट में क्या हो रहा है, रिसर्च करो, अपना खुद का अध्ययन करो, फिर अपना मन बनाओ। और अगर वो सब नहीं करना तो K-Rated को सब्सक्राइब कर लो। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको एकदम ही अनबायस्ड व्यू दें, अनबायस्ड पूरे जो फैक्ट्स हैं एक्चुअल, वो आपको बताएं।